हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एचएससी एचपीएससी के जो भी एग्जाम हैं उनके अंदर आई हुई प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड। बायोलॉजी यानी साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। आज हम टीजीटी और जो पीजीटी और सीईटी ग्रुप में सी और डी के एग्जाम में जो आगे अभी पूछे जाएंगे आपके वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और जो आपके टीजीटी के और पीजीटी जो साइंस का जो एग्जाम है उसके अंदर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। और बाकी जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनसे जुड़े क्वेश्चन मैं उठा के लेके आया हूँ। एचपीएससी के एचएससी के जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। आप देखिए इसको वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक वीडियो को देखेंगे तो आपको कंप्लीट इसका एनालाइज हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखी है तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या पिछले प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं। ये सभी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई। जो DSSS का कोई एग्जाम टीजीटी पीजी या यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, या फिर एसएससी का हो, या फिर पुलिस का हो, कोई भी एग्जाम है, एचसीएस का है, यूपीएससी का, जितने भी एग्जाम सभी के अंदर पूछे जाने जो बड़ी वो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आया हूँ। और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस वालों के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है। तो हम बायोलॉजी का जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसके बाद में हमें केमिस्ट्री या फिजिक्स का जो भी पीडीएफ के अंदर है नंबर वाइज हम पढ़ते चलेंगे। तो आज हमने 5 क्लास कर ली हैं। आज 6ठी क्लास के ऊपर हम चर्चा करेंगे साइंस के अंदर। बीच में मैं एक आध बार कई बार लेके नहीं आया क्लास, क्योंकि टाइम नहीं लगा और बीच में और वीडियो में डाल पाया। उसके बाद मेरे पास में टाइम नहीं बचा तो मैं नहीं ले पाया। और मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी आपके एग्जाम से पहले पहले इनको जल्दी जल्दी मैं निपटा दूँ, ताकि आप अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी करें। और वीडियो को कम से कम आप ये देखो, एक वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें। एक बार तो आप देख बात तो आराम से धीरे धीरे, उसके बाद में स्पीड थोड़ी तेज़ करके और आप इसको देख सकते हैं तो आपकी अच्छे प्रकार से तैयारी हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। अभी जो इसके ऊपर चर्चा करते हैं, तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों 77 पेज की पीडीएफ है, जिसमें से हम 5 क्लास के अंदर आपके 15 जो पेज कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट जो अगला आपका पेज करेंगे 16वां पेज है। तो इसके अंदर आप पढ़ेंगे जो आपके सभी जो भी आपके जीव विज्ञान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, वो आज पढ़ेंगे आप। तो अभी देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है वो है सहजीवी। इन जो फलीदार पौधे होते हैं, पादप होते हैं, पादपों की जड़ों में उपस्थित होता गांठ के रूप में पाया जाने वाला, गांठों में जो गांठ होती है, फलीदार पौधों की जड़ों में जो गांठ होती है उनमें पाया जाने वाला नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है वो है आपका सहजीवी। उसके बाद जड़ें धनात्मक भूयानुवर्तन पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होती हैं। अधिकांश क्या होती हैं, जड़ें होती हैं वो अधिकांश क्या होती हैं, जड़ें होती हैं वो धनात्मक भूम्या अनुवर्तन पॉजिटिव होते हैं, वो होती हैं अधिकांश जड़ें होती हैं। उसके बाद में पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, वो होता है आपका क्लोरोफिल। जो पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला जो हरा आपका पदार्थ होता है वो होता है क्लोरोफिल। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका क्लोरोफिल होता है अभी। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, पानी तथा क्लोरोफिल से होती है। ठीक है, जो क्लोरोफिल हरा वर्णित होता है उससे जो पौधों के अंदर होता है उससे जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मिलता है और उससे CO2 और पानी जो ज़मीन से उठा लेके, और उसके बाद में ये प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है वो आपका चलता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था वो खुराना ने किया था। किसने किया था? DNA का जो संश्लेषण किया था वो किया था आपका खुराना ने। उसके बाद जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो था जोहान्स ने किया था। किसने? जोहान्स ने किया था। जोहानसन ने किया था। जोहानसन ने इसका आपका जीन्स का सबसे प्रथम प्रयोग किया था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? वो है वाटसन के द्वारा। जो आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा है वो किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। उसके बाद में आनुवंशिकी, उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है वो होता है क्रोमोसोम। जो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है वो होता है आपका क्रोमोसोम में। ठीक है, उसके बाद डीएनए के द्विहेलिक्स
प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ड्यूहेलिक्स जो होता है उसका डीएनए का, इस प्रकार से जो इसका मॉडल होता है बना होता है, वो किसने, वो सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? वो वाटसन तथा क्रिक ने किया था भाई। ये जो डीएनए का ड्यूहेलिक्स जो प्रारूप था वो किसने दिया था? पहली बार किसने प्रारूप प्रस्तावित किया था? वो वाटसन तथा क्रिक ने किया था भाई। उसके बाद कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की जो थैली कहलाता है वो होता है लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम होता है। उसके बाद लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो लाइसोसोम होता है उसमें पाया जाने वाला एक एंजाइम होता है जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने का एक क्षमता होती है, या उसको अंदर घोल देने की या फिर उसको नष्ट कर देने की, वो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। उसके बाद 80% से अधिक सेल कोशिक में पाया जाने वाला पदार्थ है वो जल है। कोशिका के अंदर 80% तक जो क्या पाया जाता है वो आपका जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। उसके बाद में किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? वो तो कोशिका भित्ति होती है। किसी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका के अंतर पाया जाता है, वो होती है आपकी कोशिका भित्ति होती है। कोशिका झिल्ली होती है वो दोनों के अंदर होती है, पादप में ही पाई जाती है और जंतु कोशिका में पाई जाती है, लेकिन जो कोशिका भित्ति है ये ओनली क्या पादप में ही पाई जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बहुत ही बार, कई बार नहीं बहुत ही बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। उसके बाद गोल्गी काया का प्रमुख कार्य है वो स्त्रावी होता है। गोल्गी काया का क्या है? स्त्राव करने का, ठीक है। एक काष्ठकीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। जो पत्तियों की जो काष्ठिक पौधे की जो आंतरिक छाल का कार्य होता है वो होता है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक खाद्य पदार्थ को परिवहन करना। यानी पौधे की जड़ों से जैसे भोजन वो आपका जो खनिज पदार्थ वो पहुँचते हैं, उसके बाद में ऊपर से जो पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनता है वो तने के द्वारा पूरे शरीर उसके पेड़ तनी जो शाखाओं के द्वारा पूरे पेड़ के अंदर फैलता है। उसके बाद में संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? वो होता है जाइलम टिश्यू। जाइलम जो उत्तक होता है आपका टिश्यू होता है, उसके द्वारा जो पानी का संवहन जो करता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। उसके बाद किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अधिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जेसी बोस ने किया था। जेसी बोस ने किसका किया था? भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वो था जेसी बोस, ठीक है। उसके बाद संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है वो सागर। संसार का जो सबसे बड़ा पारितंत्र है वो आपका सागर। उसके बाद मृदा अपरदन रोका जा सकता है, वो है वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? वन लगा के, वन रोपण के करके उसको रोका जा सकता है। ये मृदा का अपरदन मतलब अक्षय होना, ठीक है, खत्म होना मृदा का। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। जब मांस खाते हैं तो वो हम के हैं? द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि वो पेड़ों से वो खाते हैं उसके बाद हम उसका मांस खाते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता हैं हम, दूसरे नंबर के। उसके बाद हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। हाइड्रोफाइट होता है वो एक जलीय पौधा होता है। किसको कहते हैं? जलीय पौधा होता है जिसको हाइड्रोफाइट कहते हैं। यानी फर्स्ट पे तो जैसे आपके जो पौधे हैं वो इसको खाते हैं तो वो आ गए। उसके बाद द्वितीय हो गया जो मांस खाते हैं, जो शाकाहारी को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम, मृद्रिद पौधा है वो है करील। मृद्रिद जो पौधा है वो आपका करील है, ठीक है। मृद्रिद जो पौधा है आपका करील। उसके बाद पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वो है वायु। पर्यावरण के अजैव अवयव का जो उदाहरण है वो आपका है क्या है? वायु। उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। यह हाइड्रोपोनिक्स वो होता है वो मिट्टी के बिना पौधे की जो वृद्धि करता है उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। उसके बाद सौर ऊर्जा का सबसे जो बड़ा यौगिकीकरण कौन है? वो हरे पौधे होते हैं। जो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण होता है, सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं वो आपके हरे पौधे होते हैं, जो अपना भोजन बनाते हैं अपने आप, जो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, जिसको फोटोसिंथेटिक प्रोसेस बोलते हैं उसके द्वारा।
उसके बाद पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन्य क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। पारिस्थितिक जो संतुलन बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को जो संतुलित बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। वो होना चाहिए 33.3% भाग पर आपका पौधे होने चाहिए। ठीक है, वन होने चाहिए। उसके बाद भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जो जंगल है वो है आपके दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जो जंगल है वो है आपका मैंग्रोव की खेती के लिए। ठीक है, उसके बाद एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं, वो कहलाते हैं यांत्रिक मदद हेतु। किसके कारण करते हैं वो, यांत्रिक मदद हेतु। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका पादपाल्य एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है। यानी पादपाल्य है वो एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है। उसके बाद कौन सा कृषि कार्य आपका पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। जो कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है वो है कार्बनिक जो खेती है, वो आपका कृषि है, वो आपका पर्यावरण के लिए अच्छा है। उसके बाद अधिकांश जो मरुस्थलीय जो आपके पादप होते हैं रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। इन जो बहुत सारे जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं मरुस्थलीय, वो रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, खिलते हैं, क्योंकि जो मरुस्थलीय कीट होते हैं वो ज़्यादातर रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। क्यों, रीज़न इसका क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे जो मौसम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो गर्मी का मौसम उस टाइम पे जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कीट में दिख के उनको ख़त्म हो जाती है, फिर वो ठंडी जगह में रहते हैं। और शाम के जैसे ठंडा मौसम होता है तो वो उस टाइम पे सक्रिय रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर वो उसी टाइम पे खिलते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। जो रेगिस्तान में होने वाले, ये इस प्रकार जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं उसको बोलते हैं जीरोफाइट्स बोलते हैं भाई। उसके बाद पारिस्थितिक निक्के की कल्पना को प्रतिपादित किया था, वो किया था ग्रीनेल्स ने। जो पारिस्थितिक निक्के की जो संकल्पना को प्रतिपादित किया था वो किया था ग्रीनेल्स ने। उसके बाद सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है वो समुद्र है। जो सबसे स्थायी जो पारिस्थितिक तंत्र है वो आपका समुद्र है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है। वो संबंधित पौधे की नई जो किस्में हैं और पालतू पशु की नई किस्म विकसित करना है, तो उससे है जो मनुष्य है उसके द्वारा जीवन मंडल में परिस्थिति संतुलन बनाए रख सकते हैं। जो भी नई चीज़ होती हैं, पौधे होते हैं, तो उसके साथ में उसकी जो नई खोज करके और जो भी नई प्रजाति है, पशु है, पक्षी जो पौधे हैं, उनकी नई किस्म पर वो करके विकसित करके संतुलन बना रख सकता है। उसके बाद में सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। सामाजिक की जो वानिकी है वो सहकारी जो स्वामित्व वाली भूमि है पर उपयोगी जो पौधे का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। उसके बाद राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय जो वानस्पतिक जो उद्यान है वो आपका कहाँ पर स्थित है, वो आपका लखनऊ के अंदर स्थित है, वो आपका यूपी के अंदर पड़ता है। उसके बाद भारत में वन्य अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, वो है देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान है वो आपका भारत का कहाँ पे है, आपका देहरादून, वो उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर आपका पड़ता है। उसके बाद पृथ्वी एक विशालकाय पारिस्थितिक तंत्र है, जलमंडल। पृथ्वी का विशाल का जो पारिस्थितिक तंत्र है जो पृथ्वी का, वो है आपका जलमंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है वो जल जीवशाला द्वारा। जो एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र विकसित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, वो आपका जल जीवशाला के द्वारा। ठीक है। उसके बाद रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो आपका संकटग्रस्त है, संकट में है, जिनके ऊपर संकट है, जो लगभग खत्म हो चुकी हैं और ख़त्म होने के कगार पे हैं, कुछ बचे हुए हैं और कुछ लगभग ख़त्म भी हो चुके हैं। तो संकटग्रस्त जाति हैं उनके लिए आपका रेड बुक डाटा इसके लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद में
हमने 2 पेज पढ़ लिया। अभी तीसरा जो पेज है वो पढ़ते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद बाद में पारिस्थितिक असंतुलन कौन एक प्रमुख कारक है, वो वनोन्मूलन। जो बाद में पारिस्थितिक असंतुलन कौन सा एक प्रमुख कारण है, वो वनोन्मूलन। ठीक है। उसके बाद ताल पारिस्थितिक तंत्र का स्थिरता निर्भर करती है। जो ताल पारिस्थितिक जो तंत्र की जो स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं के ऊपर निर्भर करती है। किस हिसाब से उसका उत्पादन होता है, किस हिसाब से उसका उपभोग हो रहा है, तो उस पर निर्भर करती है। उसके बाद प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है वो मानव गतिविधियाँ। ये प्रकृति का जो संतुलन है उसको तय करना किसका काम है, मानव की जो गतिविधि है उसके ऊपर निर्भर करता है। किस हिसाब से मानव गतिविधि अगर है किस ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज कर रहा है या फिर उसका हिसाब से उस चीज़ का यूज कर रहा है, तो वो उसको जो पर्यावरण को संतुलन, प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए जवाबदार होती हैं। उसके बाद वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वो आपका वैश्विक जो विरासत के रूप में मिला है वो वन है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जो डेल्टा है उसके वन है। ठीक है। उसके वैवर्णक जो वनस्पति को बैंगनी किरणों से दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है, वो है फाइकोसाइनिन। ठीक है। फाइकोसाइनिन होता है वो किसको बताता है, वैवर्णक को, वनस्पति को बैंगनी किरणों से दुष्प्रभाव से बचाता है। उसके बाद सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अलग अलग प्रकार की जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, उनके अंदर पाई जाती है। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें तत्वों के जो चक्रण को क्या कहते हैं, वो होते हैं जैव भूरा रासायनिक चक्कर। जो जैव भूरा रासायनिक जो चक्कर होता है उसको परिस्थिति में तत्वों के चक्रण को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, वो वन कटाई के विरुद्ध। यानी वनों के चिपक गए थे लोग कि वनों को हम काटने देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे थे, तो उन्होंने वनों के साथ में जो पेड़ों के साथ में चिपक गए थे कि हम जंगलों को नहीं काटने देंगे। तो जो चिपको आंदोलन है वन कटाई से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जो इको मार्क होता है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है कि वो उसको दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। उसके बाद ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, वो होता है 9.0 ppm। ठीक है। जो ओजोन जो इतनी सांद्रता है ओजोन के अंदर जो चेंजमेंट है आपका तो इतने आता है 9.0 ppm, तो उससे रोग उत्पन्न होते हैं उस टाइम पे जो ओजोन पहुंच जाती है। तो उसके बाद विश्व का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायासिंथ। ठीक है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। क्या है मतलब ये ऑक्सीजन। यदि विश्व के सभी जो पादप हम मर जाते हैं, ठीक है, सभी जो पौधे मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। इसका मेन कारण क्या है, ऑक्सीजन की कमी। यानी पौधों से ऑक्सीजन मिलते तो ऑक्सीजन नहीं पल पाओगे तो सभी जो वो है पौधे के साथ साथ में जंतु भी मर जाएंगे। उसके बाद जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संसारित किया जाता है तो इस संसारण को कहते हैं स्वस्थाने। जो पादप विविधता को प्राकृतिक जो आवास में संसारित किया जाता है तो इस संसारण को कहते हैं स्वस्थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी एग्जाम है DSSS का, NVS का, KVS का है, SSC का है, रेलवे का है, जो भी आपके कंपटीशन के एग्जाम में सभी के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और सभी के अंदर आते हैं और आए हुए ही क्वेश्चन हैं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है मृदा अपरदन। अत्यधिक वनोन्मूलन का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, खतरनाक प्रभाव, वो मृदा अपरदन पे पड़ता है। यानी अगर वनों का ज़्यादा यूज होगा तो वो खत्म हो जाएंगे तो उससे मृदा का अपरदन होगा, मृदा की क्षय होगी, मृदा कटेगी। उसके बाद चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं वो उत्पादक होते हैं। तो चारण आहार श्रृंखला के उत्पादन तल में जो जीव होते हैं वो उत्पादक होते हैं। पर्यावरणीय
आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। जो पर्यावरण आयोजन के साथ में जो मूलतः संबंधित जो संगठन है वो है नीरी, NEERI, नीरी पर्यावरण संगठन से संबंधित, ये आपका आयोजन से संबंधित आपका संगठन है। उसके बाद है मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होता है। मैंग्रोव जो वन होते हैं उनके ऊपर मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जल मग्न हो जाएंगे। ठीक है, जो वैश्विक जो तापमान क्या होगा कि वो जलमग्न है वो हो जाएंगे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी हो जाएगा। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। जो दो विभिन्न समुदाय के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र कहता है इकोटोन कहा जाता है, इसको इकोटोन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। वो होता है पारिस्थितिकीय पदच्छाप। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक पदच्छाप। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वो वाटसन व क्रिक ने दिया था। तो दोस्तों ये आज के अपने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप फ़ायदा उठाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखें। जितनी बार आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट TGT PGT या जितनी भी जो एग्ज़ाम हैं, ऑल इंडिया के जो भी एग्जाम हैं जिसके अंदर ये साइंस पूछी जाती है, तो वो सभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।